तो आज हम लोग इस बार देखेंगे ऋतुचर्या, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं। कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं हम लोग। इस बार हम लोगों ने उठाया ऋतुचर्या, स्पेशली बसंत ऋतुचर्या। जैसा कि अब हम सभी देख रहे हैं कि अभी आफ्टर 14 जनवरी, मकर संक्रांति के बाद से धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है। उसके बाद में सीजन्स चेंज होती है, तो हम वही देखेंगे कि आयुर्वेद ऋतु के बारे में, ऋतुओं के बारे में क्या बोलता है, या सीजन्स के बारे में क्या बोलता है, हम आज वो समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसको कोलैब करके या कंबाइन करके हम डे जो है हमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए। तो रेजिमेंट 3rd चैप्टर अष्टांग हृदय, हम अष्टांग हृदय का रेफरेंस लेंगे। ओके, ऋतुचर्या इज द 3rd चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय। द वर्ड ऋतुचर्या इज मेड ऑफ 2 वर्ड। जो ऋतुचर्या जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। पहला ऋतु, इसका मतलब है सीजन। सेकंड चर्या मीन्स रेजिमेंट, मतलब डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, जैसे हमने लास्ट टाइम दिनचर्या देखा था, वैसे ही ऋतुचर्या का है। दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग डिफरेंट सीजन्स एंड द रेजिमेंट टू बी फॉलोड। ये आयुर्वेद में, आयुर्वेद के सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में अलग से एक चैप्टर बताया गया है ऋतुचर्या के बारे में, कि आपको जब जब सीजन्स बदलती हैं, जब सीजन बदलती है तब तब आपको क्या करना चाहिए। इस पे देखेंगे कि इस चैप्टर में और क्या बोला गया है। इसे बताया गया कि ओवरऑल हम लोग इंडिया में, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हम 6 सीजन्स फेस करते हैं, है ना। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जनवरी फरवरी शिशिर, मार्च अप्रैल बसंत, मई जून गर्मी, जुलाई अगस्त वर्षा, सितंबर अक्टूबर शरद, और नवंबर दिसंबर हेमंत, प्रॉपर ठंडी। इस जो टोटल 6 जो सीजन है, उसको आयुर्वेद के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में 3 वो आती है जिसको आदान काल बोलते हैं, जो हम जनवरी से लेके जुलाई तक मानते हैं, जिसमें बॉडी कमजोर रहती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। जुलाई से लेके जनवरी तक, जुलाई से लेके दिसंबर तक ऐसा बॉडी ताकतवर रहती है, ऐसा माना जाता है। अब वेरिएशन इन स्ट्रेंथ एज पर पर्सन, इसमें क्या होता है, हर सीजन जब जब बदलती है तो जैसा बॉडी की हम देख रेख करते हैं, हम जैसा बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, वैसा ही हमारा हेल्थ बना रहता है, और उसी हिसाब से ये सब चीजें मेंटेन होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अभी जो हमारी बसंत ऋतु आने वाली है, उसमें हमको क्या क्या ध्यान देना है। मिड मार्च टू मिड में, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अप्रैल और मई, ये मार्च और अप्रैल, सॉरी मार्च और अप्रैल मोस्टली बसंत, जो हम पतझड़ बोलते हैं, ऑटम स्प्रिंग आप जो बोलें, वो उस पे आता है। इसमें क्या रहता है, कफ which has undergone increase in शिशिर becomes liquefied by the heat of sun in बसंत। कैसा होता है, जब जनवरी फरवरी में ठंड जब तेज पड़ती है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में कफ दोष जो है बढ़ा रहता है। जैसे ही जनवरी के बाद में थोड़ा फरवरी में धीरे धीरे जब सूर्य की रोशनी तेज होती जाती है, थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है, उस गर्मी से वो जो कफ है वो पिघलने लगता है, और हमारी बॉडी में बाय डिफॉल्ट कफ बढ़ता है। मार्च अप्रैल में बाय डिफॉल्ट कफ बढ़ता है। वो ये वही बता रहे हैं, इट डिमिनिश द डाइजेस्टिव फायर। तो ये जो बढ़ा हुआ कफ है, जैसे कि जो लोग, बोलना चाहिए कि जनवरी फरवरी में जो लोग ज्यादा ठंडे मौसम में रहते हैं, या ज्यादा सफर करते हैं, या ज्यादा बोलना चाहिए ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, दूध दही ये सब चीजें खाते हैं, उनका कफ जो बढ़ा होता है, जमा हुआ होता है, वो सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे पिघल करके बॉडी में फैलने लगता है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको कमजोर करता है। बहुत लोग अभी जैसे ही थोड़ा सा अभी गर्मी पड़ेगा, बहुत लोग को ये फेस करते हैं कि आलस लग रहा है, दिन भर भूख नहीं लग रही है, वो इसीलिए आता है कि हमारे डाइजेस्टिव फायर कमजोर होने लगती है। Hence, kapha should be controlled quickly by restoring the strong emesis therapy, nasyam,
है ना। फूड शुड बी चूजन टू मिटिगेट कफा एट दे आर इजिली डाइजेस्टेबल एंड ड्राई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। हम बहुत लोग को उल्टियां लगती हैं, है ना, तो वो बॉडी अपने आप कफ को निकालती है, दैट इज द प्रोसीजर। इसमें नस्यम करना होता है, जो नाक में तेल, अभी हम देसी घी का नस्यम नाक में डालने बोलते हैं, रोगन बादाम नाक में, दैट इज नस्यम, एक पंचकर्मा का प्रोसीजर है जिसको नस्यम कहा जाता है। नाक में तेल की बूंदे, घी की बूंद, दूध की बूंदे, नमक पानी, अलग अलग बीमारी में अलग अलग ये चीजें हम करते हैं। तो ये चीजें करने से कफ जल्दी ही बाहर निकलता है और हमारी बॉडी को सूथिंग इफेक्ट देता है। साथ ही साथ में फिजिकल मसाज, ड्राई मसाज, माइल्ड ट्रैम्पलिंग शुड बी डन। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज में आप इतनी एक्सरसाइज करें जैसे सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे स्कूलों में पीटी सिखाते थे, या फिर अभी बहुत लोग यूट्यूब में या रामदेव बाबा के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताते हैं वो कि सूक्ष्म व्यायाम करने आपको अपने पूरे हाथों के जो ज्वाइंट्स हैं, पैरों के जो ज्वाइंट्स हैं, बॉडी के जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं उसको पूरा ओपन अप करना है। हमको हमेशा मसाज इतना, सॉरी, हमको एक्सरसाइज हमेशा इतना करना होता है कि हमारे ना फोरहेड पे पसीना आ जाए बस। आयुर्वेद ये मानता है कि जब जब किसी इंसान के फोरहेड पे पसीना आ रहा है मतलब उसकी अर्ध शक्ति व्यायाम हो गया है, और उतना ही उसको करना चाहिए। धीरे 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 इस शक्ति में इजाफा होता है। आप आज अगर जो लोग जिम जा रहे हैं या आज जो लोग वर्कआउट करना चालू करें और आज से ही 1 घंटा 1.5 घंटा जो एक्सरसाइज करते हैं वो आगे चलकर उनको तकलीफ देता है, वो हर्निएशन और बाकी कैल्शियम डिफिशियंसी इसमें जाते हैं। आयुर्वेद का मानना यह है कि आपको हमेशा अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अर्ध शक्ति व्यायाम जब पता पड़ेगा जब आपके फोरहेड पे पसीना आना चालू हो जाएगा। फोरहेड पे पसीना आया और आप हांफने लग गए, दैट इट मींस कि आपकी अर्ध शक्ति हो गई है। वो धीरे 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 शक्ति की वृद्धि होती है और आप 1 1.5 घंटा 2 घंटा व्यायाम कर सकते हैं। सेकेंडली ड्राई मसाज। ड्राई मसाज क्या होता है कि उद्वर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं, उपटन लगाना। उपटन में यूजुअली हम लोग घरों में जो यूज करते हैं वो बेसन हल्दी और दूध मिक्स करके करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ये बोलता है कि जब हम कफ दोष की अवस्था में या वसंत ऋतु में जब हम उद्वर्तन करते हैं तो हमको ड्राई चीजें चाहिए, जैसे हम त्रिफला हो गया या नॉर्मल हल्दी और बेसन हो गया, या और कुछ मसूर की दाल और हल्दी और बेसन मिला करके, उसमें कुछ लिक्विड नहीं मिलाना होता है, बस आप उसको ड्राई चीजें ही घिसते जाते हैं। आप चंदन के पाउडर से कर सकते हैं, आप और कोई आपका जो अच्छा आपको जो लगता है, जो भी हर्ब्स अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हैं। उससे करने से क्या होता है, उद्वर्तन 2 चीजें करता है, आपकी बॉडी का जो कफ है उसको कम करता है, एक्सेस फैट है उसको कम करता है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको बना कर रखता है ना। ये चीजें करना जरूरी रहता है। इसके बाद में having thus mitigate the kapha, the person should take bath, oil the body with a paste of कर्पूर, चंदन, अगुरु एंड कुमकुम। जैसे मैंने बोला कि जो ड्राई हम जो मसाज कर रहे हैं, ड्राई मसाज के लिए हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बाथ मतलब गर्म पानी से नहा करके उसके बाद में जैसे चंदन है, आप कपूर है, गुरु है, कुमकुम, ये चीजें भी अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। यूजुअली ये पहले होता था, अभी तो हम लोग मोस्टली इत्र या कोई परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके बाद में ईटिंग हैबिट्स कैसी रहनी चाहिए। ईटिंग हैबिट हमारी रहनी चाहिए उनको जो पुराने फूड्स हैं, लाइक जो 2 साल 3 साल जिनको रखा जाता है ना, उनको वो चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जो भी नया अनाज जो भी जस्ट खेत से निकल के आया रहेगा उसको वो यूज करना वो अच्छा नहीं है ना। इसके साथ में है जो दौड़ जो अगर आप कोई जो मीट लेते हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो ऐसा मीट ले, जैसे चिकन है, चिकन हमेशा दौड़ती भागती रहती है, बकरी हमेशा दौड़ती भागती रहती है, वैसे मीट लेना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, वैसा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अभी जस्ट मैंगोज आ जाएंगे तो आपको मैंगो भी लेना चाहिए, बट उसके साथ में कुछ तो भी फ्रेग्रेंस सब्सटेंस डालना चाहिए, लाइक केसर हो गया या और भी कुछ चीजें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप हम जिन लोग ड्रिंक करते हैं यूजुअली उन लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो रेगुलर ड्रिंक्स करते हैं उनको थोड़ा सा अपना ड्रिंक डाइल्यूट करके ही लेना चाहिए, डायरेक्ट ही ड्रिंक लेना इसमें अवॉइड बोला गया। क्योंकि देखिए अभी का जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है या उसमें काफी कॉमन है ड्रिंक करना, वाइन लेना काफी कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको रेगुलर हैबिट रहती है, लाइक दे लाइक कि सर हमको बिना ड्रिंक के नींद नहीं आता है, हम डे टू डे हैबिट में, तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि थोड़ी क्वांटिटी कम करें और उसमें डाइल्यूट उस चीज को डाइल्यूट करके लें,
पानी के साथ में, नॉट सोडा या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं, पानी के साथ ही डाइल्यूट करके ही ले, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, सूर्य का ताप बढ़ता है, कफ डाइल्यूट होने लगता है, तो ये चीजें आपको पित्त की अधिकता या बॉडी की गर्मी या एसिडिटी आपको काफी बढ़ा सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना होता है। इसके बाद में कुछ एक औषधियां रहती है, वो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमको आहार विहार कैसा करना चाहिए। द पर्सन शुड स्पेंड हिज मिड डे विद द कंपनी ऑफ फ्रेंड, एंगेज इन प्लीजेंट एक्टिविटीज, है ना, है ना। इसके बाद में हमको ये चीजें भी देखना था कि हम जो फूड हैबिट्स ले रहे हैं, हम लोग जो फूड हैबिट्स ले रहे हैं उससे हमारा कफ ना बढ़े, लाइक जैसे दही हो गया या दूध हो गया, या ये बोल सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या फिर ऐसी चीजें जो हमारे कफ को, या चीज हो गई, ऐसी चीजें जो चिपचिपी हैं, जो कफ के तासीर के, वो हमको नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही साथ में हमको वो चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए यार दैट आर टू हार्ड टू डाइजेस्ट, मतलब बहुत ऑयली खाना, बहुत स्पाइसी खाना, है ना, ठंडा एकदम खाना, ठंडा पानी पीना, दिन के टाइम में सोना, है ना, जो फैट है या जो बोलना चाहिए वनस्पति जो फैट है, या फिर जो हम इनका मीट वगैरह में जो फैट लेते हैं वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा मीठा भी इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो एक बसंत ऋतुचर्या है ना, ये वो एक सुपरफिशियल व्यू पे दिया है मैंने। इसके साथ ही साथ में मैं एक चीज और आपको बताता हूँ जो आपको बसंत ऋतुचर्या में मदद करेगा। मैं ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ बसंत ऋतुचर्या का या आयुर्वेद के हिसाब से ऋतुचर्या, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ये क्यों क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमको क्या तकलीफ आ सकती है अभी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, हम ये ये जो चीजें हैं ये आपको बसंत ऋतुचर्या में या हर जगह कहीं पर भी आपको ना ये काम आएगा। ये बताने का मेरा कारण ये है, ये जो भी अभी हम लोग बता रहे हैं ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको ही बता रहा हूँ, ये बहुत कॉमन चीजें। और मैंने स्पेशली ये जो स्लाइड निकाली है वो आयुष डिपार्टमेंट की स्लाइड है। उन्होंने ये जो कुछ की पॉइंट्स है वो बताया कि ये इसलिए बताया जाए कि जब भी कोई बीमारी होती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे आपका नॉर्मल एसिडिटी हो, या नॉर्मल यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, या छोटे पिंपल्स हो रहे हो, जो भी छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बीमारी, जब हम दिनचर्या में उसको फिट करते हैं, दिनचर्या का डिसाइड होगी, जो ऋतुचर्या उसके हिसाब से दिनचर्या डिसाइड होगी। जैसे हमने दिनचर्या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अभी हम ऋतुचर्या देख रहे हैं, तो अभी हमारी जो सामने की सीजन है वो बसंत ऋतु है, तो हमको बसंत ऋतु के हिसाब से ही हमको अपना डाइट रखना है, हमको बसंत ऋतु के हिसाब से ही अपना विहार रखना है। बहुत ज्यादा एसी में बैठना या बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, अभी गर्म लगता है बॉडी, अभी गर्मी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा ये चीजें करना भी हमको अचानक से तकलीफ पैदा करता है। और बसंत ऋतु में मैं आगे भी एक स्लाइड आएगी उसमें बताऊंगा कि हमको क्या क्या तकलीफें देखने को मिलती है, उसके साथ में हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये कुछ की नोट्स हैं, हम उनको देखेंगे। पहले सबसे पहला गया उष्णम, इसका जो रेफरेंस है चरक संहिता से लिया गया है। इसका मतलब है ताजा और गर्म भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। क्यों? ताजा भोजन अर्थात बनने के 1 घंटे के भीतर सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन रुचिकारक होता है। ठीक है, मतलब यह आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। जैसे ही हम वो चीज कंज्यूम करते हैं हमको अच्छा लगता है, इससे आहार का पाचन जल्दी होता है, आंत्र की गति नियमित रहती है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए गर्म। लेकिन जो लोग गर्म तासीर के हैं, जो लोग जिनको ऑलरेडी गर्मी बहुत लगती है, वो अगर एकदम गर्म नहीं खा पाते तो एटलीस्ट थोड़ा गुनगुना या फ्रेश फूड ले। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत आपके तवे से रोटी निकला और आपको खाना जरूरी, आप 1-2 मिनट वेट करके उसको एटलीस्ट फ्रेश ले सकते हैं, ताकि वो ना इजी डाइजेस्ट हो। क्योंकि जैसे 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 हम खाने को रखते जाते हैं वो जड़ होते जाता है और हैवी होते जाता है, इसलिए हम बासी खाना अवॉइड करते हैं। आयुर्वेद में काल का काफी महत्व है, मतलब समय का काफी महत्व है। हम यूजुअली हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, है ना, एज का बहुत फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस
वाला डॉक्टर है तो उसको 10-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि काल से ना चीजें आने लगती है। जैसे आप देखेंगे आम, अभी की सीजन में आम आता है, लेकिन वो साल भर का प्रोसेस होता है। उस आम के पेड़ में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस घटती रहती है, और वो एक साल के पूरे समय के बाद में ही आम आता है, और प्रॉपर पकने के बाद ही हम खाते हैं। फ्रूट लगने के बाद हम तुरंत तोड़ नहीं लेते, उसको पकने देते हैं, पकने के बाद ही खाते हैं। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं स्पेशली इस चीजों पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम आजकल इन चीजों को छोड़ देते हैं। हम ठीक है चलो ठंडा है कुछ है, जो हम खा लेते हैं, इससे काफी फर्क पड़ता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी खराब हो जाता है। इसके बाद है मात्रा व चनियाट, ये भी चरक संहिता का। इसमें इसका मतलब उचित मात्रा में हमको खाना खाना चाहिए। उचित मात्रा हम कैसे डिसाइड करेंगे? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारे लिए उचित मात्रा क्या है? हमारी हमारी जो भूख है, जैसे मैं अगर 4 रोटी खाता हूँ तो मेरे लिए उचित मात्रा होगी 3 रोटी। क्यों? क्योंकि 3 रोटी खाने के बाद मैं कुछ उसके साथ दाल लूंगा, कुछ पानी पीऊंगा और कुछ एरिया खाली रखूंगा। जैसे मैं हमेशा मिक्सी का उदाहरण देता हूँ, हमको मिक्सी में अगर कुछ पीसना है तो हम पूरा गले तक नहीं भरते उस पॉट को। हम थोड़ा सा लेट अस सपोज हमको चने पीसते तो हम चना डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा एरिया खाली रखते हैं एयर के लिए, ताकि वो घूमे। तो हमारे स्टमक में भी यही सिस्टम रहता है कि आपको पूरा नहीं भरना होता है। अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो 2 हिस्सा फूड का रहेगा, एक हिस्सा लिक्विड का रहता है, एक हिस्सा एयर का रहता है। हमको यही करना होता है। इसलिए हमको अपनी ये ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में हम खा रहे हैं, हमको मात्रा का भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ में मात्रा के साथ में हमको एक चीज ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी बार खा रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए। सबसे अच्छा रूटीन वो होता है कि आप 10 से 11 बजे खा लें और शाम को 6 से 7 बजे खा लें। इससे अच्छी रूटीन कोई नहीं होती है। इसमें आपको बीमारियां नहीं आती हैं, आपको जल्दी ही किसी बीमारी में है तो वहां से जल्दी बाहर निकल जाते हैं आप। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। सेकंड थिंग, जब आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर आप लेटर सपोज 3 बार खाने के आदी हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जैसे 9 बजे आपने खाया दाल चावल, तो उसको पूरा डाइजेस्ट होने दीजिए। वो जब डाइजेस्ट होगा आपको प्रॉपर डकार आएगी, आपको लगेगा कि भूख का एहसास हो रहा है, तब खाइए, है ना। हम क्या करते हैं, हम 10 बजे खाते हैं, फिर 2 बजे खाते हैं, फिर 4-5 बजे स्नैक्स लेते हैं, फिर 8 बजे खाते हैं। एंड आप बहुत लोगों को सुना कि बोलते थे सर मैं ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं नाप तोल के खाता हूँ, मैं सुबह 9 बजे स्प्राउट्स खाता हूँ, 2 बजे सैलेड खाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, शाम को मैं हाई टी लेता हूँ, मैं ग्रीन टी लेता हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, ब्लैक टी भी नहीं पीता हूँ, कॉफी भी नहीं पीता हूँ, फिर 8 बजे खाना खाता हूँ, लेकिन मेरे को एसिडिटी बनी रहती है। अब ये एसिडिटी क्यों बनी रहती है? क्योंकि उनको ना भूख का एहसास नहीं है। वो जो 9 बजे खाना खा रहा है ना, उनको नियमतः 9 बजे खाना खाने के बाद में वेट करना चाहिए कि कब मेरा जो 9 बजे वाला फूड है वो डाइजेस्ट होगा, और मैं उस डाइजेस्ट होने के बाद में मेरे को भूख लगेगी और मैं खाना खाऊंगा। बहुत से लोग ये मिस कर देते हैं और फिर वो गैसो फ्री, आंवला, लीविंग ये खा देते हैं। ये खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, फिर आते हैं कि अरे सर ऐसे हो गया। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी की उनकी रूटीन भी सेट करके देनी है हमको। अगर वो जरूरी नहीं है कि वो जो खा रहा है वो, मैं 3 बार खाने का आदी तो आप भी 3 बार खाने के आदी, हो सकता है आपको सिर्फ 2 बार भूख लगे। आप 11 बजे खाएं और 7 बजे खाएं तो भी आपको चल जाए, क्योंकि हर किसी की अग्नि इतनी प्रज्वलित नहीं रहती है, किसी की भूख इतनी तगड़ी नहीं रहती है। हम बोलते हैं ना कि अरे उसकी डाइट अच्छी है, इसकी डाइट कम है, इसकी डाइट कम है तब भी ये हेल्दी है, उसकी डाइट अच्छी है फिर भी वो पतला दुबला है। तो वो हमारे जीनिक कंडीशन में रहता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मात्रा क्या ले रहे हैं, हम कब फूड को ले रहे हैं। इसके बाद में व्यायाम करना चाहिए। देखिए व्यायाम जितना इंपॉर्टेंट फूड है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट व्यायाम है। व्यायाम आयुर्वेद के हिसाब से व्यायाम करना आपको मजबूत रखता है, आपको यंग रखता है ना, आपको बीमारियों से दूर भगा कर रखता है और आपकी अग्नि को प्रज्वलित रखता है। ये 4 चीजें व्यायाम करता है आपकी बॉडी में। तो जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि व्यायाम स्थिर करना नाम चरक संहिता, व्यायाम से शरीर को स्थिरता आती है। स्थिरता क्या मतलब है? आप मजबूत बने रहेंगे, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कोई भी चीज खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, दैट इज स्थिरता। और ये जो स्थिरता है ना, शरीर की स्थिरता, शरीर के साथ साथ मन की स्थिरता को भी व्यायाम लेकर के आता है। इसके बाद काल भोजन आरोग्य करना,
उचित समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि हम उचित समय क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस मील जब डाइजेस्ट हो गया, हमारा अगले मील का टाइम वही है ना। अगर आपने 9 बजे खाना खाया, अगर आपको 2-2:30 बजे भूख लग रही है तो आपका वो मील का टाइम है। अगर आपने 9 बजे खाना खाया, आपको 6 बजे तक भूख नहीं लग रही है, तो आपको 6 बजे तक भी खाना खाने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। आयुर्वेद में कुछ की नोट्स बताए जाते हैं कि भूख कब लगती है, हमको कैसे समझना चाहिए कि हमको अब खाना चाहिए। आयुर्वेद यहाँ तक के दिनचर्या के पार्ट में बताता है कि हमको जब हल्का लगने लगे, बॉडी हमको हल्की लगने लगे, हमको शुद्ध डकार आने लगे, मतलब आपने जो प्रीवियस फूड खाया है या पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, आपको उसकी डकार नहीं, आपको फ्रेश डकार आनी चाहिए, बॉडी हल्की लगनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि अब कुछ खाना चाहिए मुझे, जब वो आता है ना। और स्पेशली आयुर्वेद ये भी बताता है कि एक नॉर्मल भूख रहती है और एक खोटी भूख रहती है। नॉर्मल भूख में क्या रहता है, आपको नॉर्मल भूख में हमेशा कुछ मीठा खाने का या दाल चावल खाने का या सब्जी रोटी खाने का मन करेगा। जब एक खोटी भूख रहती है, जिसको हम सूडो हंगर बोलते हैं आजकल की भाषा में, उसमें आपको ना चटपटा खाने का मन करेगा, गुपचुप खाने का मन करेगा, समोसे खाने का मन करेगा। जब भी ये पेशेंट ये बोले ना कि मुझे शाम को हमेशा कुछ तो चटपटा खाने का मन करता है, ये समझ जाए कि उसका डाइजेशन पावर कमजोर है। और उसी समय शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी उसको ऐसा, उसको लीविस तुरंत पिलाएं। आप उस पेशेंट को बता दें कि जब भी ऐसा मन हो, जब भी आपको ऐसा लगे सूडो हंगर है या जब भी भूख लगे, तब भी आप उसको लीविस पिला दें 30 ml दिन में 2 बार 1 कप पानी के साथ में। इससे क्या होगा, जो सूडो हंगर है वो रुक जाती है, क्योंकि उस समय हम ऑलरेडी उसको दवाई दे चुके हैं। दवाइयों में हमारे हर्ब्स कॉम्बिनेशन है, केमिकल्स है नहीं जो उसको डैमेज करेंगे। हर्ब्स के कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होता है, जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसके कारण से वो सूडो हंगर है, या जो एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में, जो हंगर वो क्रिएट कर रहा है, वो शांत हो जाता है और हमारी बॉडी मेंटेनेंस में चली जाती है। तो इस चीज से अगर मैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक भाषा में बात करूँ तो आम का पाचन हो जाता है, जो टॉक्सिन्स रहते हैं ना वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो उससे आपको एक अच्छा सा मोशन या एक अच्छा सा गैस पास होकर के आपको रिलैक्स होता है, डकार आकर रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटे बाद भूख लगती है, तब खाना चाहिए। तो आयुर्वेद यहाँ तक के डिस्क्राइब करता है कि हमको फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, फूड कब लेना है, हमको कैसे लेना है, सब आयुर्वेद बताता है। और ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग फिट रहे। अभी हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे को कैंसर है, छोटी उम्र में ही डायबिटीज और थायराइड ये सब आ रहा है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है ना वो सही नहीं है। हम बोलते जरूर है कि हमने बहुत प्रगति की है, हम मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पहुंच गई है, वहां पहुंच गई है, हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन हम काफी पीछे चले गए हैं। हमको जरूरत ही क्यों पड़ रही है हार्ट ट्रांसप्लांट करने की? हमको सबसे पहले क्वेश्चन ये करना चाहिए, हमको सबसे पहले क्वेश्चन ये करना चाहिए कि हमारी जो एवरेज लाइफ है, पहले की एवरेज लाइफ 100 थी, फिर 90, अब हम 70 भी नहीं जी पाते हैं। बहुत लोग हम देखते हैं कि 55-60 में ही डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं। हमारी बॉडी नेचर के हिसाब से ही चलती है, हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऐसे ही चलता है। इसके बाद में है विषादो रोग वर्धना नाम, ग्रीफ, जो चिंता करते हैं। यूजुअली बहुत से लोग रहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा सोचने से भी ना हमारे बॉडी में पित्त बढ़ता है, एक्सेस एंगर बढ़ता है और हमारा स्टमक ना छोटा सा हो जाता है, जिससे हमारी भूख बहुत कमजोर हो जाती है। और धीरे 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 वो जो भूख है ना हमारी बॉडी के टिश्यूज को खाने लगती है और उनको एन नंबर ऑफ डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस और ये सब, एसिडिटी और ये सब हमको चालू होता है। तो चिंता चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आपको सिर्फ उस प्रॉपर उस एक विचारधारा को लेके चलना चाहिए। अगर बहुत कोई चिंता में है तो उनको बोलना चाहिए कि वो जर्नलिंग प्रैक्टिस करें, मतलब लिखने की प्रैक्टिस करें। जो भी चिंता है उसको लिख ले, पढ़ें उसको, 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है कि क्या करना है। हमेशा हमको सॉल्यूशन की साइड पे ही फोकस करना चाहिए, हमको कभी भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, मैं और इसमें बात नहीं करूंगा। इसके बाद में एक ये श्लोक है, नरो हिता आहार विहार से भी समीक्ष कार्य विशेषत्व, दाता सम सत्पर, क्षमावान आप्त सेवी च भवत्य रोगो। देखिए इसमें जो आयुर्वेद अब ये भी चरक संहिता का श्लोक है, इसमें आयुर्वेद आपके
विहार को बताता है कि आपको अपने फिजिकल बॉडी के लिए सब कर लिया। यूजुअली हम यही करते हैं कि हम सीबकथॉर्न ले लेते हैं, हम रिचबेरी ले लेते हैं, हम सर मैं ओमेगा खा रहा हूँ, मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हम डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन हम ना अपने दिमाग के लिए कुछ काम नहीं करते, हम अपने कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं करते। वहां पर भी आयुर्वेद ये बताते हैं कि आपको सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। शारीरिक सुख जो रहते हैं, जिसको आयुर्वेद में काम बोला गया है, काम मतलब हम हमेशा यूजुअली सोचते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है, ऐसा नहीं होता है। काम मतलब आपकी कोई भी डिजायर्स है। लाइक हमको लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं कि मैं 1 महीने बाद ही करोड़पति बन जाऊं, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, मेरा ऐसा लग्जरी रहना चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े, मैं ऐसा दिखूं। तो इन या सेक्सुअल डिजायर्स ही हो गई, तो इनको हमको कंट्रोल करके ही चलना चाहिए। थर्ड थिंग है दान, समानता का पालन, सत्यवादी, सहनशीलता, ज्ञानवान लोगों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, या ज्ञानवान लोगों के साथ में हमको उनके साथ में संगति करनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे जो टेक्स्ट हैं उसमें काफी संगति का भी असर बताया गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जस्ट पहले हमने चिंता का भाव देखा था। ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, ये हमारी बॉडी को बढ़ाते जाते हैं। अभी मैं स्पेशली इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि 19-20 साल के पेशेंट आते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आती है, मुझे डिप्रेशन लग रहा है, मेरे हाथ कांपते हैं, वो नशा करते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि हमको माइंड बॉडी एज वेल एज माइंड दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में एक श्लोक है, आहारो महाभैषज्यम उच्यते, काश्यप संहिता का श्लोक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो आप अप्रोप्रिएट फूड है ना, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत से लोग अभी हमारे सीनियर ही हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं, उसे आहार पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी 2023 मिलेट ईयर बोला गया है ना, कि इसमें मिलेट को इंट्रोड्यूस हो गया। जो लोग थोड़ा भी आयुर्वेद जानते हैं वो जानते हैं कि मिलेट क्षुद्र अन्न है। पहले जो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें शूद्र को ही शूद्र लोग को मिलता था ये मिलेट्स जो है, कोदो, कुटकी, कंगनी, रागी, ये सब शूद्र खाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो बहुत इजीली अवेलेबल था। लेकिन अभी के डेट में वो सब रिच लोग खाते हैं मिलेट्स, क्योंकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी आपको कम लेनी पड़ती है और काफी अच्छे उसमें पकता है तो अच्छा रहता है उसका, इजी डाइजेस्ट रहता है। इसलिए फूड ही अच्छी मेडिसिन है। आचार्य चरक ने भी कहा है, अगर आप अच्छा फूड ले रहे हैं तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप अच्छा फूड ले रहे हैं तो भी मेडिसिन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आपको काम ही नहीं करेगी। इसलिए हम जब भी अपना मेटाबॉलिक स्टेज 2 या कोविड स्टेज 2 या दाल रोटी खिचड़ी या घी शक्कर रोटी जब भी देते हैं वो आपकी दोषों के हिसाब से देते हैं, ताकि आपके दोषास बैलेंस रहे। और हम जो भी दवाइयां दे रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, उसके रिजल्ट्स क्विकली मिले आपको। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम जो आहार जो भी बताते हैं वो यूं ही नहीं बताते हैं। इसके बाद में है, निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार बलाबलम, चरक संहिता का श्लोक है। ये नींद के बारे में है। देखिए मैंने आपको इसलिए आज इस स्लाइड से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद, हम जो लोग सोचते हैं ना आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज करने के लिए नहीं है। आयुर्वेद आपको कैसा जीवन जीना है, आपको आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, आपकी नाइट लाइफ कैसी रहनी चाहिए, आपकी ऋतुचर्या कैसी रहनी चाहिए, ये भी बताता है। आपको नींद नींद से हमको क्या फायदे होते हैं यही बताया गया है। निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टिकार बलाबलम, आपके नींद से ही आपका सुख और दुख डिसाइड हो जाता है। जो लोग प्रॉपर अच्छे से नींद, एक मिनट शायद स्लाइड रुक गई है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी क्लियर है स्लाइड आपकी? निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकाश बलाबलम। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे आयुर्वेद में ये भी बोला गया कि नींद का भी बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि आप अगर
5 से 6 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो आपको सेकंड डे आपका फ्रेश जाता है। अदरवाइज बहुत ही अनप्रोडक्टिव और बेकार सा लगने लगता है, क्योंकि इन ह्यूमन बींग्स हैप्पीनेस एंड माइजरी, नरिशमेंट, ये सब चीजें हमको ना नींद से ही मिलती है, प्रॉपर स्लीप से मिलती है। इन प्रॉपर स्लीप से नहीं मिलती, प्रॉपर स्लीप से मिलती है, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं। तो हमको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो नाइट रेजिमेंट है या जो हमारी जो सोने का समय है वो भी फिक्स रहना चाहिए। हम लोग कोई मशीन नहीं है ना। हम लोग एक बोला जाए कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, जो हमको उसमें बहुत मेंटेनेंस के साथ चलना होता है। अगर आप ये चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो 4-5 साल में आपको दिखा देता है कि ये चीजें नींद की वजह से आई है, या ये चीजें ऐसा इश्यू आ रहा है। जो लोग नहीं सो पाते हैं वो इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कितना फर्क पड़ जाता है आपको अच्छी नींद नहीं आती है तब। दिन की नींद अच्छी है उनको लगता है कि सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं सो पाते हैं, जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जिनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि कितना एक कष्टकारक हो जाता है नींद का डिस्टर्ब होना। इसके बाद में ऐसा है कि ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है कि नगर और नगर के उसके बारे में बताया गया। इसके बाद में कि न नक्तम दधि गुंजितम, ये चरक संहिता का श्लोक है, इसमें दही के बारे में बताया गया। ये आधा श्लोक है एक्चुअली। ये न नक्तम दही गुंजितम, इसके बाद में है कि आपको दही पहली बात तो भूंज के नहीं खाना चाहिए, दही रात को नहीं खाना चाहिए, दही को ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। दही में या तो नमक मिलाना चाहिए, या तो काली मिर्च मिलाना चाहिए, या तो आंवला पाउडर मिलाना चाहिए, या तो पिपली मिलाना चाहिए। दही को खाने का यही नियम रहता है। और दही आयुर्वेद के हिसाब से अभिशंदी और गर्म प्रकृति की रहती है। तो हमको इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि जो गर्म तासीर के या जिनको बॉयल्स निकलते हैं या बालतों की समस्याएं हैं उनको दही नहीं खाना चाहिए, और रात को तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए दही। इसके बाद में है न वेगान धारित मूत्र पुरुष हो। हमारे जो भी मल आयतन है, चाहे यूरिन का हो चाहे लेटरिन का हो, अगर वो अर्ज आया है ना उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को रोक के बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर बाद में यूरिन करते हैं, बाद में हम बोलते हैं कि सर स्टोन हो गया है, राइट। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर अगर कोई अर्ज आया हुआ है, चाहे वो यूरिन का हो चाहे वो लेटरिन का हो, इवन तो अगर स्नीजिंग आई है, छींक आ रही है, या फिर फाट आ रहा है, गैस छोड़ने का मन करे, तो थोड़ा सा साइड होकर छोड़ सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अगर कोई जो गैस निकल जानी चाहिए, अगर वो बॉडी में ही रहती तो या तो आपकी हथेलियों को खराब करेगी, या तो डाइजेशन को खराब करती, या अगर ऊपर आने लगती तो हार्ट पे भी प्रेशर डालती है। आयुर्वेद यहाँ तक बताता है कि आपके जो भी अर्जेस है, चाहे यूरिन का अर्ज हो, चाहे लेटरिन का अर्ज हो, चाहे हम गैस छोड़ने का अर्ज हो, चाहे स्नीजिंग का अर्ज हो, ये जो अर्जेस है ना इनको रोकना नहीं चाहिए, इनको कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे रक्षार्थ आयुष, अष्टांग हृदय का श्लोक है। इसमें बोल रहा है कि आपको हमेशा जो अपने अपने आप को हेल्दी चाहते हैं, जो अपने आप को लंबे समय तक यंग पाना चाहते हैं, बिना बीमारी के चाहते हैं, उनको एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय के 45 मिनट पहले। इससे क्या होता है, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपर काम करने लगती है। मैंने लास्ट टाइम अपने एक लेक्चर में बोला था कि अगर जो व्यक्ति नेचर के हिसाब से चलता है या सूर्य के हिसाब से चलता है, जब सूर्य उग रहा है वो उठ जाता है और वहां से अपने काम चालू करता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वहां पर वो खाना और अपने मेजर वर्क बंद कर देता है, वो उसको मैं नहीं समझता कि वो 100 साल से कम जिएंगे करके। क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑयल ऑन द बॉडी शुड बी डन डेली। आपको हेड टू टो एटलीस्ट एक बार ही, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे नाइट में, एक बार अपनी तासीर के हिसाब से, अगर गर्म तासीर है तो ठंडे तेल जैसे नारियल का तेल है इसका, या फिर ठंडी तासीर है तो तिल का तेल या सरसों का तेल, अपने हिसाब से जो आपके एरिया में अवेलेबल तेल है उससे प्रतिदिन मालिश करनी चाहिए। इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, इससे आपके बोन्स आपके मसल्स सब हेल्दी रहते हैं। अभी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन में आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप जब लगातार करते जाते हैं ना तब आपको धीरे 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 ये समझ आता है कि इससे काफी आपको इम्पैक्ट पड़ जाता है।
इसके बाद में है दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिता आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नान्यथा। इसका यह मतलब है कि स्वास्थ्य की विभिन्न शाखाओं में निर्धारित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या अभ्यास से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहता है। इस तरह के अभ्यास न करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अब देखिए, जो जो हेल्दी हैं उनको लगता है कि ये सब चीजें तो यूट्यूब में भी बहुत लोग बता रहे हैं, इसका बताने का क्या मतलब है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है ना, जिनको भी बीमारी स्टार्ट हो रही है, जो बड़ी बीमारी से गुजर के आए हैं, वो जानते हैं कि एक बीमार होना है अस्वस्थता कितना दुखदायक या कष्टकारक होता है। तो जैसे ही आप किसी पेशेंट को इस दिनचर्या में या इस ऋतुचर्या में, इस रेजिमेंट में डालते हैं ना, उनकी बॉडी अपने आप नेचर के साथ में मिल करके ना रिकवरी लेने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का काम है रिकवरी लेना। हमारी बॉडी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है कि वो अपने आप रिकवरी लेने लगती है। ऐसा नहीं कि एक बार इंजन खराब हो तो खराब हो, वो बॉडी कोशिश करती है, बॉडी लड़ती है अपने आप की, बॉडी अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद में एक बार फिर से बसंत बसंत ऋतु का हम देखेंगे। बसंत ऋतु में हमको क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या देने की व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। पहला कि तांबे में रखे बर्तन का 1 गिलास पानी पे, जैसे बहुत लोग करते हैं कि तांबे के लोटे में पानी रख के रात भर रखते हैं और सुबह पी लेते हैं। तो वो आप एक यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को ये सूट नहीं करता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। सेकेंड थिंग, गरारे करना या औषधि युक्त पानी से मुंह धोना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, गरारे करने के लिए तुलसी ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आयुष क्वाथ टी जो है वो टी बना करके उस औषधीय पानी से गार्गल कर सकते हैं। थर्ड, प्रत्येक नासा छिद्र में औषधीय तेल डालें। अणु तेल बहुत फेमस है, रामदेव बाबा ने बहुत फेमस किया अणु तेल को। सरसों तेल है, बादाम का तेल है, नारियल तेल है, तिल का तेल है, देसी घी है। आपको जो सुटेबल लगता है, आपके नाक को जो पैलेटेबल लगता है, आप वो डालिए। इससे क्या होता है, जैसे ही आप नाक में अणु तेली डालते हैं तो वो कफ को बाहर निकालने लगता है। तो उससे जो भी जैसे साइनस के इश्यूज हैं, या फिर बहुत ज्यादा खराटे लेने वाले जो लोग हैं, या जिन लोगों को अवसाद जैसा परेशानी है, मन नहीं करता है कुछ भी, ये सब चीजें करते हैं ना, उसमें काम अच्छा आ जाता है। दांतों को ब्रश करें, जीभ को साफ रखें। बहुत से लोग क्या है, टंग क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इस समय पे हमको इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए, हमको टंग अपनी क्लीन रखनी चाहिए। मुख में तेल धारण करें। इसको अभी इसका वर्णन आयुर्वेद में गंडूस और कवल के उसमें आया है, लेकिन अभी जो मॉडर्न एरा में बहुत लोग इसको ऑयल पुलिंग करके लेकर आए हैं। वो भी अच्छी बात है, ऑयल पुलिंग बोले, गंडूस बोले, कवल बोले, मुख में तेल धारण बोले, जो बोलना बोले, लेकिन जब आप मुंह में अपने तेल लेकर के घुमाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो रीजनल एरिया है, बक्कल कैविटी, जो आपके मुंह की पूरी कैविटी है, वहां पर आपका जो कफ दोष है वो खत्म होने लगता है। आपके जो दांत है, आसपास की मसल्स है, टंग है, टंग के जितने ऑर्गन्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, वो सब मजबूत होने लगते हैं। साथ ही साथ में आप तेल और शहद का भी मिक्स करके भी उसको कर सकते हैं, या प्लेन शहद को भी कर सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट उसके आते हैं। व्यायाम, प्राणायाम, योग का अभ्यास करें। इसके बाद में हम साइड में आते हैं आहार का। आहार में हमको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमको ऐसा आहार लेना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो, जैसे मिलेट्स, है ना, या हरे चने, या मूंग, हरी मूंग की दाल। ये आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, गाजर, बैगन, मशरूम का प्रयोग करना चाहिए। बैगन का थोड़ा सा कंट्राइंडिकेशन है, किसी किसी को बैगन सूट नहीं करता है, और स्किन डिजीज है तो बैगन नहीं खाना चाहिए। शहद को आहार में शामिल करना चाहिए। शहद को आहार में कैसे शामिल करना चाहिए, आप सुबह उठ करके कुनकुने पानी में शहद डालकर पी सकते हैं। तुलसी ड्रॉप और शहद का पानी बना करके दिन भर हाइड्रेटेड रहने के लिए उसको पी सकते हैं। जिनको थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ठंडी लग रही है या कफ का दोष ज्यादा है, तो वो आयुष क्वाथ टी या आयुष टैबलेट शहद के पानी के साथ में, या तुलसी ड्रॉप के पानी के साथ शहद मिला करके आयुष का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद अदरक मिलाकर पीने से आपका कफ दोष भी कम होता है। इसके बाद में परहेज पे हमको क्या क्या करना है। स्निग्ध, ठंडा, मीठा, खट्टा खाना उचित नहीं है।
स्निग्ध, ठंडा, मीठा, खट्टा खाने से कफ दोष बढ़ता है। तो जो भी आपको परेशानियां हैं, चाहे आलस की परेशानियां हो और श्वास में तकलीफ हो रही हो, आर्थराइटिस का परेशानी, वो बढ़ने लगेगी। नए कटे हुए अनाज, जैसे मैंने बताया कि जो फ्रेशली अभी इस सीजन के दिसंबर जनवरी के अनाज है वो हमको खाने से बचना चाहिए। दही, ठंडे पेय से बचना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ दोष भी बढ़ता है और एज वेल एज हमारा ब्लड भी इम्प्योर होने लगता है। इससे काफी बीमारियां हमको, जो मोस्टली सर्वाइकल के केस है ना, जो भी लेट उठने वाले हैं या दिन में सोने वाले हैं, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा, अभी सर्वाइकल के केस बहुत मिलने वाले हैं। जो दिन में सोते हैं उनको सर्वाइकल का इशू आएगा ही आएगा। क्योंकि बसंत ऋतु में कफ बढ़ने के कारण काफी गले में कफ का फंसा हुआ लगना, सांस की परेशानी, आपको कंफ्यूजन का स्टेट बना रहना, ब्लड का इम्प्योरिटी, आलस लगना, ये सब चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। इसके साथ में अब हम डे जो है कि कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आयुष टीका बताया, आयुष का टैबलेट ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, तुलसी और शहद का पानी मिक्स करके जनरल हेल्थ के लिए ले सकते हैं। आप सीबकथॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबकथॉर्न 30 ml 2 ड्रॉप तुलसी दिन में 2 बार ले सकते हैं। एज वेल एज आप ओमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्त्रप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अस्त्रप्राश आप जो हेल्दी पर्सन है उसको रात में 1 चम्मच दे दिए या आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार दे दिए। इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप जब ये चीजों का एक पैकेज बनाकर काम करते हैं ना, कि आपने आहार भी रख लिया, विहार भी रख लिया, औषध भी रख ली, तो एक ट्रायंगल बनता है और हेल्थ ट्रायंगल बन के ना आपको बहुत सेफ रखता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप लोग ये सब चीजें जानें और इन चीजों के हिसाब से ही चलें। कुछ एक क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू नो तासीर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तासीर मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे वात, पित्त, कफ 3 तासीर होती है। तो जैसे वात वाले जो लोग रहते हैं वो ऐसे पतले दुबले, लंबे रहेंगे, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, नाक के छेद बड़े, कान बड़े, पतली पतली उंगली, लंबी उंगलियां, और थोड़ा सा ब्लैक साइड साइड पे रहेंगे, तो उसको हम वात की तासीर बोलते हैं। वो जल्दी जल्दी बात करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे और कोई भी काम जल्दी चालू करेंगे और अनफिनिश्ड इसको छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये बात है ना। पित्त में कैसे मीडियम स्ट्रक्चर रहेगा, गोरे रहेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, धूप सहन नहीं कर पाएंगे और तेज गुस्सा आएगा उनको, तेज भूख लगेगी, है ना, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा पाएंगे, ऐसे लोग रहते हैं। कफ वाले लोग थोड़े मोटू रहेंगे, शांत प्रकृति के रहेंगे, उनके बाल दांत सब अच्छे रहते हैं, है ना, और वो दिमाग से भी अच्छे रहते हैं। तो ये ना एक सिंगल सिंगल प्रकृति है। इसके कई कई बार क्या होता है, डबल प्रकृति, जैसे वात पित्त मिक्स रहता है, पित्त कफ मिक्स रहता है, वात कफ मिक्स रहता है। तो ये चीजें, लेकिन ये चीजें रहती है, लेकिन आपको ओवरऑल ये देखना है कि जैसे कुछ लोगों को पता रहता है कि सर मैं थोड़ा भी गर्म खाऊंगा ना मेरे को सूट नहीं करेगा, या जिन लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे को आयुर्वेदिक दवा सूट नहीं कर रही, समझ जाना कि वो पित्त प्रकृति के हैं, क्योंकि वो थोड़ी भी गर्म चीजें लेते हैं उनको तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये चीजें हमको उस हिसाब से चलना है। वो उनकी तासीर एट दैट टाइम की तासीर यही पकड़ के चलना चाहिए। क्या इसको भी फिलहाल गर्म चीजें सूट नहीं कर रही तो उसको गर्म चीज नहीं देनी रहती है, ठंडी चीजें सूट नहीं कर रही तो ठंडी चीज नहीं देनी रहती। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और ये जब ओवरऑल आप जब इस रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको काफी काफी ही मदद मिलेगी कि आपके पेशेंट्स ठीक होने लगेंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, तो खुद का भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम करने में भी मजा आने लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को एक बार फिर से लुक आउट करें और इन चीजों पर ध्यान दें, और जो रेजिमेंट्स है, चाहे वो दिनचर्या हो चाहे ऋतुचर्या हो, इन चीजों पर खासा ध्यान दें और अकॉर्डिंगली हमारे जो डिजॉय के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वेलनेस पे हो चाहे इलनेस पे हो, दोनों को मिक्स करके उसका इस्तेमाल करें, है ना। तो मैं यही खत्म करता हूँ ये लेक्चर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने पेशेंसली होकर के सुनते हैं, दैट थैंक यू so much for that. Okay, thank you. Good night all of you.